हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं। माना जाता है कि इन इलाकों को सबसे पहले विजिट करने वाले व्यक्ति थे। तो हमें देखने को मिलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर मेनली 3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज थी। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या था, अब ये पूरा सिविलाइजेशन फैला कहां से कहां तक हुआ था। हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, I'm समीर त्रिपाठी, आपका अपना हिस्ट्री एडुकेटर, एंड मैं स्वागत करता हूं आपके अपने PW ह्यूमैनिटीज वाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम शुरुआत कर रहे हैं हमारी एक क्लास 12th वन शॉट सीरीज की, जहां पर हम आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर कराने वाले हैं रिकॉर्डेड सेशंस के अंदर। ये इस सीरीज की हिस्ट्री सब्जेक्ट का पहला वीडियो है, जहां पर वन शॉट में मैं आपको कवर कराने जा रहा हूं हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। बेसिकली मेरी कोशिश ये रहने वाली है कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये चैप्टर वन शॉट में कवर कराऊं, बट माइंड मैप्स के थ्रू। माइंड मैप्स के थ्रू मतलब सर, बेसिकली हमारी एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारी चीजें दी हुई होती हैं, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ही होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम फोकस करेंगे उन्हीं एग्जाम रेडी पॉइंटर्स के ऊपर, और उन्हीं नोट्स के थ्रू मैं आपको इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। उसी के साथ साथ देखिए यार, क्लास 12th आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बोर्ड एग्जाम देना है, उसी के साथ साथ काफी सारी चीजें आपको मैनेज भी करनी है। कम समय में बेहतर कंटेंट, प्लीज उसी पर फोकस कीजिए कि जितने कम समय में जितना अच्छा कंटेंट आप पढ़ पाएं, जितना अच्छा कंटेंट रेडी कर पाएं, वो आपका टाइम भी बचाएगा और एक एग्जाम इफेक्टिव आपकी प्रिपरेशन भी करवा पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बिकॉज इस क्लास के जो भी नोट्स हैं मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करने वाला हूं। अब हमारा जो पहला चैप्टर है, ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम हिस्ट्री में पीछे चलते हैं और समझते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की कहानी शुरू कहां से होती है और आखिर ये था क्या। ह्यूमन हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि सर, ये ह्यूमन हिस्ट्री जो है, इट्स अ लॉन्ग फेज ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। एक लंबा समय है जब इंसानों ने इवॉल्व किया, इंसानों का विकास हुआ, और इसी विकास के दौरान इंसानों ने अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरीकों से डेवलपमेंट किया। ह्यूमन हिस्ट्री के एवोल्यूशन का जो फेज है, उसका सबसे लंबा जो पार्ट है, दैट इज स्टोन एज। बेसिकली इंसानों ने जब विकसित होना शुरू किया, माना जाता है कि हम मंकीज और एप से विकसित हुए हैं। मंकीज तो कहना गलत है, बेसिकली एप से हम लोग इवॉल्व हुए हैं। तो जब हमारा एवोल्यूशन हो रहा था तो हमने सबसे पहले स्टोन की मदद से ही टूल्स बनाने शुरू किए, वेपन्स बनाने शुरू किए, और एक लंबा समय जब हम स्टोन के टूल्स और वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे थे, उस पूरे फेज को स्टोन एज कहा गया। अब यहां पर इसको स्टोन एज कहने का रीजन सिर्फ और सिर्फ स्टोन टूल्स यूज करना नहीं है, बल्कि इस पूरे फेज के दौरान इंसानों ने कई सारे नए नए डेवलपमेंट्स भी किए। ओवरऑल हिस्टोरियंस ने स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पैलियोलिथिक एज, दैट इज 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से 10,000 बीसी तक, फिर मीजोलिथिक एज 10,000 से 4,000 बीसी तक, और नियोलिथिक एज 8,000 से 1,000 बीसी तक। अब पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक एज में इंसान जनरली हंटिंग और गैदरिंग कर रहे थे, गुफाओं में रह रहे थे, और एक जगह से दूसरी जगह लगातार शिफ्ट हो रहे थे, सेटल्ड जीवन नहीं जी रहे थे। इट वाज ओनली इन नियोलिथिक एज जब इंसानों ने सबसे पहली बार खेती करनी शुरू की और जानवरों को पालना शुरू किया। अब जब उन्होंने खेती करनी शुरू की और जानवरों को पालना शुरू किया, तो वहां से उनकी सेटल्ड लाइफ की शुरुआत हुई। माना जाता है कि इंडिया के अंदर यह पहली बार शुरू हुआ नॉर्थ वेस्ट के इलाकों में, मेहरगढ़ से 7000 बीसी के आसपास, जहां पर सबसे पहली बार खेती और सेटलमेंट के प्रमाण मिलते हैं। अब जब लोगों ने एक बार सेटल होना शुरू किया, तो उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने घर बनाने शुरू किए, अपने सेटलमेंट्स को बढ़ाना शुरू किया, और एक फेज ऐसा आया जब इंसानों ने सेटल होते 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 एक शहर का विकास कर लिया, और उसी शहरीकरण को बोला गया सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब ही होता है जीवन जीने का एक बहुत ही विकसित तरीका। तो हमारा ये जो चैप्टर है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये उन्हीं शहरों के बारे में बात करने वाला है जो इंडिया में सबसे पहली बार विकसित हुए थे, भारत के नॉर्थ वेस्ट में, इंडस नदी के किनारे। इसीलिए इस सिविलाइजेशन को कई बार इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। अब बेसिकली हमारा ये जो चैप्टर है, ये फोकस करने वाला है इस पूरे एरिया पर। अगर आप यहां पर ध्यान से देख पा रहे होंगे मैप को, तो इस मैप के अंदर ये वाला जो हमारा एरिया है, ये पूरा एरिया है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, और उसी के जस्ट बगल में यहां पर आप गणेश्वर जोधपुरा कल्चर देख पा रहे होंगे। इस हड़प्पन सिविलाइजेशन को कई बार इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। इंडस वैली क्यों बोला जाता है? वैली का मतलब होता है घाटी, दो पहाड़ों के बीच में जो प्लेन एरिया होता है, दिस इज नोन एज वैली, और जब इसके बीच में से कोई नदी बहकर जा रही हो तो इट इज नोन एज रिवर वैली। तो माना जाता है कि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास ही सबसे पहले शहरों का विकास होना शुरू हुआ। लेकिन उसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट नदी थी सभ्यता के अंदर, दैट वाज सरस्वती नदी, या फिर उसको घग्गर हाखरा रिवर भी बोला जाता है। एंड बाद में इस सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया गया। अब जब हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जो हड़प्पन सभ्यता के अंदर विकसित हुए थे।
7000 बीसी के आसपास नॉर्थ वेस्ट में सबसे पहली बार इंसानों ने सेटल होना शुरू किया इंडिया के इलाकों में, और शुरुआत हुई थी मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ इज समवेयर यहां पर है मेहरगढ़ का इलाका, और यहीं से माना जाता है सबसे पहली बार यहां पर सेटलमेंट और खेती होनी शुरू हुई थी। और धीरे धीरे करके लोगों ने यहां पर सेटल होना शुरू किया, और आगे चलकर यहीं पर हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टैब्लिश किया। नाउ व्हाई इट इज नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन? देखिए, हड़प्पा एक शहर का भी नाम है और इस पूरे एरिया को भी बोला जाता है। रीजन क्या है सर? इस पूरे इलाके का जो सबसे पहला शहर खोजा गया था वो हड़प्पा शहर था 1921 में, और उसी के बाद से इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया गया। अब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ये हमारी हिस्ट्री के प्रोटो हिस्ट्री फेज में आता है। बेसिकली हम अपनी हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वो फेज है जब हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस नहीं थे। प्रोटो हिस्ट्री वो फेज है जब रिटन एविडेंस आए तो सही, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं आज तक। और हिस्ट्री वो फेज है जब हमारे पास रिटन और मटेरियल एविडेंसेस दोनों हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारी हिस्ट्री का वो फेज है जहां पर हमने लिखना तो शुरू कर दिया था, बट आज तक हड़प्पन्स ने क्या लिखा हम पढ़ नहीं पाए हैं। इसीलिए हम उनके मटेरियल रिमेन्स पर ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट है उनकी हिस्ट्री पढ़ने के लिए। और इसीलिए आप देखेंगे हमारे चैप्टर का जो नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, ईंटें, मनके और हड्डियां, और इन्हीं मटेरियल एविडेंसेस के थ्रू हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की पूरी हिस्ट्री को पढ़ते हैं। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं सर? उनके आर्टिफैक्ट्स हो गए, जैसे सील मतलब बेसिकली मुहर होती है जो स्टीटाइट नाम के एक पत्थर की बनी हुई होती है, उसमें राइटिंग और एनिमल के चित्र दोनों होते थे। उसी के साथ साथ मनके, बीड्स माला के अंदर जो होती हैं, ब्रिक्स, बोन्स, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, हाउसेस और टूल्स। अब ये सारे ही मटीरियल रिमेन्स हैं जिनके बेसिस पर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की पूरी हिस्ट्री को डेवलप करते हैं। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या था सर? इसका जो टाइम पीरियड है वो है 6000 से लेकर 1300 बीसीई तक बेसिकली। अब 6000 से 1300 बीसी तक सर क्या पूरे फेजेस में शहरों का विकास हो रहा था? नहीं सर। यहां पर लोगों ने बेसिकली जब आकर रहना शुरू किया, धीरे धीरे करके डेवलपमेंट किया और फाइनली फिर शहरों का विकास किया, इस पूरे फेज को इसमें इंक्लूड किया गया। एंड इनफैक्ट इसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन के शहर नष्ट भी हो गए। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को हमने बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइड किया है। सबसे पहला फेज जो अर्ली फेज है या जिसको फॉर्मेटिव फेज भी बोला जाता है, 6000 बीसी से 2600 बीसी तक, जब लोगों ने हड़प्पन एरियाज में आसपास आकर रहना शुरू किया था। यह रूरल फेज था या ग्रामीण फेज था, और इंपॉर्टेंट साइट्स है अमरीनाल, दंब, सादत, कोटदीजी। फिर आता है हमारे पास सेकेंड फेज जिसको हम लोग मैच्योर फेज बोलते हैं, और ये वो फेज था जब सबसे पहली बार भारत में शहरों का विकास हुआ था 2600 से लेकर 1900 बीसी तक। और कुछ इंपॉर्टेंट शहर है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये हड़प्पन शहर नष्ट हो गए, और इसे बोला जाता है लेटर या डेकेडेंट फेज, और ये फिर से एक रूरल फेज था, और ये चालू होता है 1900 बीसी से और कंटिन्यू रहता है 1300 बीसी तक। इंपॉर्टेंट साइट्स हैं सिसवाल और रंगपुर। अब ये एक टाइमलाइन है पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अलग अलग फेजेस की। द हड़प्पन सिविलाइजेशन, अब सिविलाइजेशन का मतलब ही होता है सभ्यता, जीवन जीने का एक विकसित तरीका, एक एन एडवांस्ड वे ऑफ लाइफ। क्यों सर? क्योंकि इससे पहले लोग बहुत अनसेटल्ड जीवन जी रहे थे, बहुत अनप्लान्ड जीवन जी रहे थे, वो बहुत डेवलप्ड नहीं थे, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं थे। लेकिन पहली बार इस पूरे इलाके के अंदर लोगों ने एक विकसित जीवन जीना शुरू किया था, एंड दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन। इनफैक्ट इस पूरे एरिया को सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है बच्चा? क्योंकि इस पूरे एरिया में लोग एक जैसा जीवन जी रहे थे, एंड दैट इज व्हाई दिस होल एरिया इज नोन एज सिविलाइजेशन। जैसा मैंने आपको बताया कि इनके एडवांस्ड फीचर्स क्या क्या थे सर? इनके मटके हो गए, इनकी ईंटें हो गई, इन्होंने ईंटों से शहर बसाने शुरू किए थे, और वो ईंटें जनरली भट्टी में भी पकी हुई होती थी और धूप में भी सूखी हुई होती थी। उसी के साथ साथ सील, वेट का मतलब होता है भार, बीड्स और कॉपर और ब्रॉन्ज के टूल्स इन्होंने यूज करने शुरू किए, इसीलिए इसको कई बार ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन या चाल्कोलिथिक फेज भी बोला जाता है। अब ये पूरा सिविलाइजेशन फैला कहां से कहां तक हुआ था सर? ये पाकिस्तान के इलाकों में, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब का इलाका, और इंडिया के अंदर जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के इलाकों में फैला हुआ था। अगर इसके साइट्स के बारे में बात की जाए तो इसकी नदन मोस्ट साइट है मांडा या चेनाब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ईस्ट में है आलमगीरपुर यूपी में, साउथ की बात करें तो दामाबाद महाराष्ट्र में और भगत राव गुजरात में, वेस्ट की बात करें तो सुत कांगेंडोर बलूचिस्तान माकरान कोस्ट पाकिस्तान में, और एक दूर दराज के इलाकों में बसी हुई शौर्तुगई अफगानिस्तान में साइट मिलती है। अब इस पूरी सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई
हमें देखने को मिलता है इस पूरी सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है 6000 बीसी के आसपास, दैट इज द बिगिनिंग्स, जब लोगों ने यहां पर आकर सेटल होकर रहना शुरू किया। यह फेज एक रूरल फेज था जब लोग यहां पर आकर सेटल होना शुरू किए। अब इस फेज में हमें देखने को मिलता है कि इनके अपने अलग मटके थे, जब इन्होंने मटके बनाने शुरू तो किए बट वो बहुत अच्छी क्वालिटी के, अच्छे शेप के नहीं होते थे। इन लोगों ने क्राफ्ट प्रोडक्शन भी शुरू किया, ये लोग खेती भी करते थे, ये लोग घर भी बनाते थे बट इनके घर बहुत छोटे होते थे और सेटलमेंट्स बहुत अनप्लान्ड होते थे, और उसी के साथ साथ ये लोग पास्टोरलिज्म भी करते थे। अब आगे चलकर मैच्योर फेज में जब हम आते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने अपनी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखा। सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज का मतलब होता है जीवन यापन करने के तरीके, कि लोग जीवन जीने के लिए आखिर क्या करते थे। तो हमें देखने को मिलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर मेनली 3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज थी जो वो अपने जीवन जीने के लिए, अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए करते थे। सबसे पहला था एग्रीकल्चर। हमें कैसे पता एग्रीकल्चर के बारे में? बेसिकली हमें कुछ जले हुए अनाज के दाने मिले हैं जिसको स्टडी किया है आर्कियोबोटेनिस्ट ने। हु आर आर्कियोबोटेनिस्ट? सर वो स्पेशलिस्ट जो एंशिएंट प्लांट रिमेन्स की स्टडी करते हैं। इनकी स्टडी करने के बाद हमें पता चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग बीट, बार्ले का मतलब होता है जौ, लेंटिल्स का मतलब होता है दाल, सिस्मे का मतलब तिल और चिकपी का मतलब चना, ये सब उगाते थे। उसी के साथ साथ कुछ मोटे अनाज वो उगाते थे जिनका प्रमाण गुजरात से मिला है, और राइस यानी चावल के प्रमाण भी बहुत कम मिले हैं, गुजरात से ही लोथल और रंगपुर से मिले हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी पास्टोरलिज्म, यानी ये चरवाहे का काम भी करते थे, ये पशुओं को भी चराते थे। बेसिकली हमें जानवरों की हड्डियां मिली हैं जिसकी स्टडी की है आर्कियोजूलॉजिस्ट या जू आर्कियोलॉजिस्ट ने। ये वो लोग होते हैं जो एंशिएंट हड्डियों की स्टडी करते हैं, और हमें पता चलता है कि ये लोग डोमेस्टिकेटेड और वाइल्ड दोनों प्रकार के एनिमल रखते थे। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की बात की जाए तो कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग। वहीं पर वाइल्ड एनिमल्स की बात की जाए तो हमें पता चलता है कि ये लोग शिकार भी करते थे और जंगलों से भी खाना पीना इकट्ठा करते थे। हमें कुछ वाइल्ड एनिमल्स की भी हड्डियां मिली हैं जैसे बोअर यानी जंगली सुअर, डियर, घड़ियाल, बेसिकली ये क्रोकोडाइल का छोटा वर्जन होता है, फिश और फाउल यानी छोटे छोटे पक्षी। तो ये कुछ तरीके होते थे जिससे हड़प्पन सिविलाइजेशन अपना जीवन यापन करते थे। अब हमने देखा कि हड़प्पन सभ्यता के लोग खेती तो कर रहे हैं बट खेती करने के लिए किन टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं, आखिर वो कैसे खेती करते थे? तो हमें डायरेक्ट प्रमाण तो कुछ नहीं मिले हैं, लेकिन हमें कुछ सील्स मिली हैं और कुछ टेराकोटा के स्कल्पचर्स यानी मूर्तियां मिली हैं। व्हाट इज टेराकोटा? बेसिकली जब मिट्टी से कोई मूर्ति बना के उसे आग में पका देते हैं तो वो टेराकोटा कहलाता है। तो टेराकोटा यानी जली हुई मिट्टी। तो हमें उसकी कुछ मूर्तियां मिली हैं बुल और ऑक्स की, बैल की, जिससे पता चलता है कि बैल का इस्तेमाल होता था खेतों को जोतने के लिए। उसी के साथ साथ हमें हल का मॉडल मिला है चोलिस्तान पाकिस्तान से और बनावली हरियाणा से। इसी के साथ साथ हमें अर्ली हड़प्पन फेज का एक खेत मिला है कालीबंगन राजस्थान से, जो बेसिकली जिसमें 2 लेवल्स पर गड्ढे बनाए गए हैं जो एक दूसरे को राइट एंगल पर काट रहे हैं। मतलब एक बार ऐसे गड्ढे बनाए गए हैं, एक बार ऐसे बनाए गए हैं, जो दिखाता है कि यहां पर एक ही टाइम पर 2 अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। उसी के साथ साथ सिंचाई व्यवस्था की बात की जाए तो ये लोग सिंचाई के लिए बेसिकली नहरों का इस्तेमाल करते थे, जो नहर हमें शौर्तुगह अफगानिस्तान से मिली है। उसी के साथ साथ पानी का एक टंकी या एक रिजर्वॉयर डैम जैसा स्ट्रक्चर मिला है धोलावीरा गुजरात से, और एक डॉकयार्ड मतलब एक ऐसा इलाका जहां पर नाव रखी जाती थी, नाव बनाई जाती थी, वो मिला है लोथल गुजरात से। अच्छा, नाउ मोहनजोदाड़ो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। हमने क्या देखा कि सर हम बार बार बोल रहे हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वो एरिया है जहां पर सबसे पहले शहरों का विकास हुआ। तो आखिर ऐसा क्या है कि हम बोल रहे हैं कि ये शहर थे? बेसिकली शहर वो इलाका होता है जो काफी ज्यादा प्लान्ड होता है, हर एक सेटलमेंट को काफी ज्यादा प्लान करके बसाया जाता है। तो वहीं पर हमें देखने को मिलता है मोहनजोदाड़ो, जो एक बहुत ही प्लान्ड सेटलमेंट था और वो आज के शहरों जैसा ही प्लान करके सेटल किया गया था। अब आप बोलेंगे कि सर पहला साइट तो आपने बताया था कि हड़प्पा खोजा गया था, बट हम मोहनजोदाड़ो की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा हड़प्पा को ईंट चोरों ने बुरी तरीके से नष्ट कर दिया था। ये जो भी शहर बनते थे यहां पर लोग बेसिकली सारी बिल्डिंग्स ईंटों की मदद से बनाते थे। एक बार जब ये शहर में लोगों ने रहना बंद किया तो आने वाले टाइम पर लोगों ने यहां से दूसरे लोगों ने ईंटें चुरा ली और ये शहर नष्ट हो गए। वहीं पर मोहनजोदाड़ो जो था वो काफी वेल प्रिजर्व था। अब माना जाता है कि इन इलाकों को सबसे पहले विजिट करने वाले व्यक्ति थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जो हमारे इंडिया के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आप कह सकते हैं डायरेक्टर जनरल थे सबसे पहले, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत विस्तृत रूप से भारत के अलग अलग हिस्सों में खुदाई की और भारत के इतिहास को जानने में हमारी बहुत मदद की। तो
हम लोग बात करते हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में, जो दूसरी साइट थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो खोजी गई थी, और इसे माउंट ऑफ डेड या मृतकों का टीला भी बोला जाता है, और ये थोड़ी अच्छी कंडीशन में था। मोहनजोदाड़ो की जब हम स्टडी करते हैं और इवन बाद में जब दूसरी साइट्स की भी स्टडी की गई, तो क्या पाया गया कि जो पूरा सेटलमेंट होता था वो जनरली दो हिस्सों में डिवाइडेड होता था। एक होता था जो ईस्टर्न साइड पर, उसको बोलते थे लोअर टाउन, क्योंकि ये नीचे बसा हुआ होता था, ये साइज में काफी बड़ा होता था बट नीचे होता था। और दूसरा वेस्ट में हमारे पास होता था सिटाडेल, जो साइज में तो छोटा होता था लेकिन हाइट में ऊंचा होता था, और इनके इर्द गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी, और कई बार पूरे सेटलमेंट के इर्द गिर्द भी दीवारें बनाई जाती थी। मोर और लेस पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में शहरों को ऐसे ही बसाया जाता था, बट हमें कुछ वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं। जैसे लोथल का जो सिटाडेल था उसके इर्द गिर्द दीवार नहीं थी, और वहीं पे धोलावीरा के 3 हिस्से हमें देखने को मिलते हैं। अब हमें देखने को मिलता है कि इन शहरों को बहुत ही प्लान करके बसाया जाता था। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि सर यहां प्लानिंग होती थी? पहली चीज तो यही कि जो सिटाडेल होता था वो एक प्लेटफॉर्म पर बना होता था, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले प्लेटफॉर्म बनाया गया, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाई गई, तो प्लानिंग प्रॉपर की गई थी। उसी के साथ साथ सेटलमेंट्स के अंदर जो भी ईंटें यूज की गई हैं शहरों को बसाने के लिए, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, उन ईंटों का साइज हर जगह सिमिलर था। वहां पर जनरली एक स्टैंडर्डाइज्ड साइज फॉलो होता था, दैट इज 4:2:1। 4 उसकी लेंथ होती थी, 2 उसकी ब्रेड्थ और 1 उसकी हाइट होती थी, और ईंटें सन ड्राइड और बेक्ड दोनों प्रकार की यूज होती थी। उसी के साथ साथ सड़कों का जो स्ट्रक्चर होता था वो ऐसा आड़ा टेढ़ा नहीं होता था। अपन ने क्लास 11th मेसोपोटामिया में पढ़ा था ना कि सड़कें जो थी वो आड़ी टेढ़ी थी और छोटी छोटी। यहाँ पे चौड़ी सड़कें होती थी और वो एक दूसरे को ऐसे 90 डिग्री एंगल पर काटती थी, मतलब वो प्रॉपर ग्रिड पैटर्न में बनाई जाती थी। उसी के साथ साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक सबसे अनोखी चीज थी उनकी नाली की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम। माना जाता है दुनिया में सबसे पहली बार शहरों के अंदर नालियां बनाने की व्यवस्था जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही शुरू की गई थी। इवन मेसोपोटामिया में भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो ड्रेन्स होते थे, माना जाता है कि वो सड़कों के साथ पहले ही बना दिए जाते थे और उसके बाद फिर घरों का निर्माण किया जाता था। हर एक घर को प्रॉपरली ड्रेन से कनेक्ट किया जाता था जिससे कि उनका पानी बाहर डिस्चार्ज हो सके। और हड़प्पन सिविलाइजेशन फर्स्ट सिविलाइजेशन थी जिन्होंने प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम बनाया था। इनफैक्ट इतना ही नहीं, हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने ड्रेन्स को क्लीन करने के लिए प्रॉपर पॉट होल्स बीच बीच में या सम्प्स बनाए हुए थे, जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना मैन होल्स, ढक्कन हटा के हम नाली साफ कर सकते हैं। इवन वो तक इन्होंने कर रखा था ताकि नालियों की रेगुलर क्लीनिंग हो सके। इवन लोथल जैसा जो छोटा शहर था वहां पर घर जो है वो मिट्टी की ईंटों के बने थे, लेकिन जो नालियां थी उनको पक्की ईंटों से बनाया गया था। अब बात करते हैं सिटाडेल के बारे में। तो सिटाडेल एक ऐसा इलाका था जहां पर माना जाता है कि सारी पब्लिक इंपॉर्टेंस वाली बिल्डिंग्स होती थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी जो जनरली पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए बनाई जाती थी। जैसे हमारे यहाँ होता है ना पार्क, सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, तो वैसी ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी। यहां पर हमें 3 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं मोहनजोदाड़ो के सिटाडेल के अंदर। सबसे पहले वेयर हाउस यानी अन्न भंडार या ग्रेनरी, जहां पर अनाज को स्टोर करके रखा जाता था। इसका जो नीचे का हिस्सा होता था वो ईंटों का बना होता था, और ऊपरी हिस्सा जो होता था जहां पर बॉक्सेस होते थे वो लकड़ी के होते थे। तो लकड़ी वाले बॉक्सेस तो सड़ गए हैं, सिर्फ नीचे के ईंटों के भी बेस बचे हुए हैं। दूसरा हमारे पास है असेंबली हॉल। ये किसी प्रकार की एक मीटिंग हॉल होती थी जहां पर सभी लोग मिलकर मीटिंग करते रहे होंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेट बाथ। ये एक रेक्टेंगुलर टैंक यानी स्विमिंग पूल जैसा एक स्ट्रक्चर था जिसके नॉर्थ और साउथ में हमें सीढ़ियां देखने को मिलती हैं। इसके चारों तरफ कॉरिडोर है जिनमें से 3 तरफ रूम्स बने हुए हैं। उसी में से एक रूम में कुआं है जिससे इस टैंक में पानी आता था। इस पूरे टैंक को वाटर टाइट किया गया है, मतलब इसमें से पानी का बाहर कहीं भी रिसाव ना हो, और इसको नाली से प्रॉपरली कनेक्ट किया गया है। इसी के साथ साथ इस रेक्टेंगुलर टैंक के थोड़ा सा ऊपर जब हम जाते हैं नॉर्थ में, तो वहां पे भी एक कॉरिडोर बना है जिसके अगल बगल काफी सारे चेंजिंग रूम्स हैं और उनको भी नालियों से कनेक्ट किया गया है। अब यूं तो हमें नहीं पता कि इस ग्रेट बाथ का क्या इस्तेमाल होता था, बट मे बी ये किसी प्रकार के रिचुअल बाथ, यानी किसी धर्म या किसी फेस्टिवल के टाइम पर या धार्मिक कार्यक्रम के टाइम पर यहां पर किसी प्रकार का बात होता रहा होगा। दूसरा हमारे पास आता है लोअर टाउन। लोअर टाउन वो इलाका था जहां पर हम मानकर चलते हैं कि आम लोगों के रहने की व्यवस्थाएं होती थी, आम लोगों के घर होते थे। यहां पर जनरली हमें रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स मिलती हैं। घरों का स्ट्रक्चर ऐसा होता था कि बीच में एक आंगन यानी कोर्टयार्ड होता था और उसके इर्द गिर्द रूम होता था। ये लोग प्रिवेसी को लेकर काफी कंसर्न्ड होते थे, तो कभी भी आप देखेंगे
कि खिड़कियां कभी भी नॉर्मल लेवल पर नहीं होती थी, और आप घर के अंदर अगर घुसते थे तो आपको सीधे रूम का व्यू नहीं मिलता था। आप पहले आंगन में पहुंचते थे और वहीं से फिर रूम्स में जाने का रास्ता होता था। कुछ घरों के अंदर स्टेयर केसेस मिले हैं जिससे पता चलता है कि वो 2 स्टोरी हुआ करते रहे होंगे, और उसी के साथ साथ हर घर में बाथरूम होता था जो प्रॉपरली नालियों से कनेक्टेड होता था। इवन मोहनजोदाड़ो के अंदर हमें 700 कुएं भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि मेनली हर घर में कुएं भी बनाए जाते थे जिनसे उनकी पानी की जो जरूरतें हैं वो पूरी होती थी। अब सर, हड़प्पन सिविलाइजेशन की सोसाइटी के अंदर क्या डिफरेंसेस थे? यस, वहां पर सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी थी, सभी लोग बराबर थे। अब ये चीज जानने के लिए जो हिस्टोरियंस हैं वो कुछ स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं। जैसे वो मेनली 2 चीजों की स्टडी करते हैं, पहली है बरियल्स और दूसरी है आर्टिफैक्ट्स। बरियल्स मतलब होता है कब्र। आपको इजिप्ट के पिरामिड्स याद है या इंडिया का ताजमहल याद है? वो क्या है? वो कब्र है। अब वो कब्र क्या किसी आम आदमी की नहीं सर, वो किसी राजा महाराजा की। वहीं पर आम आदमी की कब्र कैसी होती है? गड्ढा खोदा, दफना दिया, दैट्स इट। तो कब्र हमें काफी कुछ बताती है कि व्यक्ति का स्टेटस कैसा था। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग भी अपने डेड व्यक्ति को दफनाते थे। अब इन कब्रों की जब स्टडी की गई तो क्या पाया गया कि जनरली हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग गड्ढा खोद के अपने मृत व्यक्ति को दफना देते थे। बट कई बार कुछ कब्र जो है वो काफी प्रीमियम तरीके से बनाई गई थी कि उनको ईंटों से प्रॉपरली पूरे चुनाई की गई, और फिर अंदर लकड़ी का कॉफिन यानी ताबूत रखा गया और उसमें फिर डेड व्यक्ति को दफनाया गया। इनफैक्ट हमें देखने को मिलता है कि हड़प्पन सभ्यता के लोग अपने मृत व्यक्ति के साथ ग्रेव गुड्स यानी कब्र में कुछ सामान भी रखा करते थे। वो मानते थे कि भैया इस जीवन के बाद भी एक जीवन होता है जहां पर लोगों को इस वस्तु की जरूरत पड़ेगी। अब यूं तो जनरली वो लोग नॉर्मल चीजें ही रखते थे, जैसे मटके हो गए या ब्रॉन्ज और कॉपर के ऑर्नामेंट्स हो गए, बट कुछ कब्रों के अंदर से हमें बहुत महंगे सामान भी मिले हैं, कुछ महंगे गहने भी मिले हैं जो गोल्ड, कॉपर के मिरर्स हो गए, या वो सिल्वर के बने हुए जो सिल्वर, या आप कह लीजिए बहुत महंगे पत्थर हो गए, बिकॉज सिल्वर के तो ज्यादा प्रमाण नहीं मिले हैं, बहुत रेयर है, बट जो महंगे पत्थर हो गए उन सब से बने हुए हमें ऑर्नामेंट्स मिले हैं जो दिखाते हैं कि ये अमीर लोगों की कब्र रही होगी। मोर और लेस हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ज्यादा महंगी चीजें अपने मृत व्यक्तियों के साथ नहीं दफनाते थे। इनफैक्ट हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से एक स्कल मिला है मेल का, जिसके इर्द गिर्द बहुत महंगे महंगे बीड्स यानी मनके मिले हैं माले के। उसी के साथ साथ हमने ऑलरेडी देखा कि सर कुछ घरों में स्टेयर केसेस मिली हैं जो दिखाते हैं कि डबल स्टोरी घर रहा होगा, जो कि पक्का किसी अमीर व्यक्ति का होगा। और तीसरा आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है पुराने समय में मिली हुई वस्तुएं या मटीरियल्स। अब इतिहासकार इन आर्टिफैक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यूटिलिटेरियन और लग्जरी। यूटिलिटेरियन वो सामान होता था जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होता था। ये बेसिकली सिंपल टेक्नोलॉजी से बना हुआ होता था, और इसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया गया होता था वो भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता था। जैसे मटके हो गए, जैसे नीडल्स यानी सुई हो गई, बॉडी को साफ करने वाले स्क्रबर्स हो गए, और ये पूरे सिविलाइजेशन में पूरे इलाकों में हमें मिलता है, हर एक इलाके में आराम से हर घर से मिला है। वहीं पे दूसरी तरफ होते हैं हमारे पास लग्जरीज। लग्जरीज का मतलब होता है महंगे सामान जो किसी महंगे मटेरियल और बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी से बना हुआ होता है। जैसे हमारे पास आते हैं फायांस के मटके। ये फायांस के मटके माना जाता है कि रेत को पिघलाकर उसमें कलर और गोंद मिलाकर बनाए जाते थे, और ये परफ्यूम बॉटल्स की तरह यूज होते थे। उसी के साथ साथ गोल्ड माना जाता है, ये भी एक प्रकार की लग्जरी थी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के इलाकों से मिली है। अब ये जो लग्जूरियस गुड्स होते थे ये सभी सेटलमेंट्स में नहीं मिलते थे, ये केवल कुछ ही बड़े बड़े सेटलमेंट्स के कुछ इलाकों से ही मिलते हैं, जो दिखाता है कि पक्का लोगों के बीच में डिफरेंशिएशन रहा होगा। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो हमने देखा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इट वाज एन अर्बन इकोनॉमी, ये एक शहरी सभ्यता थी। और शहरी सभ्यता होने का मतलब क्या है, या अर्थव्यवस्था होने का मतलब क्या है, कि यहाँ एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारे काम होते थे, और सबसे मेजर काम था मल्टीपल क्राफ्ट प्रोडक्शन, यानी कारीगरी की जाती थी, कई सारी वस्तुएं यहां पर बनाई जाती थी। अब मोहनजोदाड़ो जो 125 हेक्टेयर था, उससे बहुत छोटा एक सेंटर मिलता है चन्हूदाड़ो जो केवल 7 हेक्टेयर का था, ये पाकिस्तान में लोकेटेड है। यह माना जाता है कि ऐसा सेंटर था जहां पर क्राफ्ट प्रोडक्शन हुआ करता था, ये ऐसा इलाका था जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। यहां पर बीड मेकिंग, शेल कटिंग, शंकु के ऑब्जेक्ट्स, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग और वेट मेकिंग होता था। अलग अलग प्रकार के मटेरियल यूज किए जाते थे ये सारे बीड्स बनाने के लिए या सामान बनाने के लिए, जैसे अलग अलग प्रकार के महंगे पत्थर, कार्नेलियन, जास्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, टीटाइट, ये महंगे पत्थर हैं। जैसे आज के टाइम पे हमारे पास होते हैं ना महंगे महंगे पत्थर, नीलम, पन्ना, हीरा, वैसे ये पत्थर यूज होते थे। ये लोग मेटल्स यूज करते थे, कॉपर, ब्रॉन्ज और गोल्ड, इनको आयरन के बारे में नहीं पता था। उसी के साथ साथ शेल यानी शंखु, फायांस, है ना, टेराकोटा जली हुई मिट्टी, और अलग अलग शेप के ये लोग बीड्स बनाते, जैसे डिस्क, सिलेंड्रिकल, बैरल, अलग अलग शेप्स के।
उसी के साथ साथ हमें कुछ स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स मिली हैं जो उन बीड्स यानी मनकों के अंदर छेद करने के लिए यूज होती थी, और वो हमें चन्हुदाड़ो, लोथल और धोलावीरा से मिली हैं। उसी के साथ साथ माना जाता है कि शंखु के जो ऑब्जेक्ट्स थे वो मेनली नागेश्वर और बालाकोट में बनाए जाते थे। नागेश्वर इज इन गुजरात, बालाकोट इज इन पाकिस्तान। अब हमें पता कैसे चलता है कि किन इलाकों में क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था? तो इतिहासकार बेसिकली वहां पर रॉ मटेरियल देखते हैं, टूल्स देखते हैं और वेस्ट मटेरियल्स देखते हैं कि बेसिकली किसी भी इलाके की जब वो स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि वहां पर हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है क्या, वेस्ट मटेरियल मिल रहा है क्या, टुकड़े मिल रहे हैं क्या, टूल्स मिल रहे हैं क्या, कि जिससे यहां पर ये सामान बनाया जाता रहा होगा। एंड देन दे गेट टू नो कि ये इलाका ऐसा था जहां पर ये क्राफ्ट प्रोडक्शन किया जाता था। नाउ हमने देखा कि सर इतने सारे अलग अलग प्रकार के सामानों का इस्तेमाल करके क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन ये सारा सामान तो इंडिया में मिलता नहीं था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग इन सामानों को प्राप्त करने के लिए ट्रेड भी करते थे, यानी व्यापार भी करते थे। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन का ट्रेड कैसा होता था? सर इट वाज बार्टर ट्रेड, जहां पर सामान के बदले में सामान को एक्सचेंज किया जाता था। इसी के साथ साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या यूज करते थे? सर वो लोग यूज करते थे बैलगाड़ी, है ना, बुलक कार्ट और बोट्स यानी नाव का इस्तेमाल करते थे। हमें कैसे पता? क्योंकि हमें टेराकोटा के कुछ मॉडल्स मिले हैं, टॉय मॉडल्स मिले हैं। उसी के साथ साथ ये दो प्रकार का ट्रेड करते थे, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब अपने ही आसपास के इलाकों से व्यापार करना, एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब दूसरे देशों के साथ व्यापार करना। इंटरनल ट्रेड की बात की जाए तो ये जनरली दो स्ट्रेटेजीज फॉलो करते थे। पहला तो ये कि ऐसे इलाकों में अपने शहर बसाना या साइट्स बसाना जहां पर रॉ मटेरियल मिल सकता है, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ही ऐसे इलाके सेटअप करना जहां पर रॉ मटेरियल मिल सकता है। और दूसरा होता था कि खोज यात्रा, एक्सपेडिशन का मतलब होता है यात्राएं, खोज यात्रा भेजना हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाहर के इलाकों में जहां से दूसरा रॉ मटेरियल लाया जा सके। अब माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को ये सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स इन एरियाज से मिलते थे। जैसे नागेश्वर और बालाकोट से शेल मिलता था, शोरतुगई अफगानिस्तान से लापिस लजुली जो एक ब्लू कलर का पत्थर होता था, लोथल से कार्नेलियन नाम का पत्थर मिलता था, साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से स्टीटाइट का पत्थर मिलता था, राजस्थान से उनको मेटल मिलता था, खेतरी राजस्थान से टिन और कॉपर मिलता था, और खेतरी के अंदर ही गणेश्वर जोधपुर कल्चर। व्हाट इज दिस? मैंने आपको मैप में दिखाया था स्टार्टिंग में। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जस्ट बगल में एक सेटलमेंट था जिनका कल्चर हड़प्पन सिविलाइजेशन से अलग था, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अलावा भी लोग इंडिया में रह रहे थे और उनके जीवन जीने के तरीके अलग थे, इसीलिए उनको अलग नामों से जाना जाता है। गणेश्वर जोधपुर कल्चर, इट वॉज अ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल विच पीपल वर फॉलोइंग हियर। ये हड़प्पन से अलग थी, और ये लोग माना जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को टिन और कॉपर प्रोवाइड कराते थे। इसी के साथ साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को गोल्ड मिलता था नीचे कर्नाटका से, कोलार गोल्ड फील्ड्स आप जानते हैं उसके बारे में। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग फॉरेन ट्रेड भी करते थे, यानी दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते थे। हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के इलाकों से बेसिकली जो कॉपर मिला है उसमें काफी ज्यादा मात्रा में निकल भी मिला है, मतलब कॉपर मिक्स्ड विथ निकल। और माना जाता है कि ये कॉपर मेनली ओमान से आता था। क्यों? क्योंकि ओमान के कॉपर में भी सेम मात्रा में निकल पाई जाती थी। इसी के साथ साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक ब्लैक कलर का मटका जिसमें ब्लैक कोटिंग होती थी, वी डोंट नो उसमें क्या लिक्विड जाता था, बट वो मटका हमें काफी बड़ी संख्या में ओमान से भी मिला है, जिससे हमें पता चलता है कि ओमानी कॉपर के बदले में हड़प्पन्स उनको ये ब्लैक कलर के मटके में कुछ सामान भर के देते रहे होंगे। इसी के साथ साथ हमें पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के ट्रेड रिलेशन थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ। क्लास 11th में हमने पढ़ा था। बेसिकली हमें मेसोपोटामिया से एक मैन्युस्क्रिप्ट मिलता है, एक लिखित प्रमाण मिलता है, जिसमें मेंशन किया गया है कि मेसोपोटामिया के लोग जो हैं वो ट्रेड कर रहे थे मगन, दिलमुन और मेलुहा के साथ। मगन इज ओल्ड नेम ऑफ ओमान, दिलमुन इज ओल्ड नेम ऑफ बहराइन, और मेलुहा माना जाता है पुराना नाम था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। और इन तीनों ही इलाकों से जो कॉपर मिला है उसमें भी सेम अमाउंट ऑफ निकल मिलता है, जो माना जाता है कि ओमान से ही जाता था। इसी के साथ साथ मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मेंशन किया गया है कि मेलुहा से उन्हें कार्नेलियन, लापिस लजुली, कॉपर, गोल्ड और वुड मिलता था। इसी के साथ साथ हमें कई सारी हड़प्पन सील, वेट्स, डाइस, बीड्स मेसोपोटामिया में मिली हैं जो बताती हैं कि इनके आपस में बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशन रहे होंगे। उसी के साथ साथ मेसोपोटामिया की जो सिलिंड्रिकल सील होती थी उस सील के अंदर कई सारे ऐसे चिन्ह मिले हैं जो हड़प्पन सील्स में यूज होते थे, जैसे बुल यानी बैल का चिन्ह। इसी के साथ साथ मेसोपोटामियन मैन्युस्क्रिप्ट में हजा बर्ड का जिक्र किया गया है, जो पीकॉक है, जो मेनली इंडिया में ही पाई जाती है। और मेलुहा को लैंड ऑफ सी फियर्स यानी समुद्री यात्रियों की जमीन बोली गई है, कि यहां से लोग समुद्री यात्रा करते हैं और उसी के साथ व्यापार होता है। नाउ
सील्स एंड सीलिंग्स। अब चूंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग इतने बड़े लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रेड के ऊपर नजर रखना भी जरूरी है कि ट्रेड अच्छे से हो रहा है, सामान अच्छे से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। और ये सब इंश्योर करने के लिए ये लोग यूज करते थे सील्स और सीलिंग्स का। व्हाट इज सील्स एंड सीलिंग्स? मुहर। बेसिकली क्या होता था कि पहले के टाइम पे ये लोग पत्थर की मुहर बनाते थे, जैसे आज हम स्टैंप यूज करते थे वैसे ये पहले पत्थर की बनाते थे और उन्हें गीली मिट्टी के ऊपर छाप देते थे। तो वो गीली मिट्टी के ऊपर छपा हुआ जो स्टैंप है वो सीलिंग कहलाता है, और जिसकी मदद से, जिस स्टैंप की मदद से वो छापा गया है उसको सील बोला जाता था। माना जाता है कि ये सील बेसिकली स्टीटाइट नाम के पत्थर की बनती थी और इनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करने के लिए यूज किया जाता था। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है दोस्तों कि अभी के टाइम पे जैसे हमारे यहाँ ओटीपी सिस्टम था, पहले तो नहीं था ऐसा कुछ, तो सामान पूरा पहुंचा नहीं पहुंचा, बीच में से सामान कुछ गायब तो नहीं हुआ, ये कैसे ध्यान दिया जाएगा? तो जनरली क्या किया जाता था कि एक बैग के अंदर सामान भरा, उसके ऊपर रस्सी बांधी और रस्सी के मुंह पर सील लगा के, गीली मिट्टी लगा के सील लगा दी गई। अब जब वो बैग सामने वाले व्यक्ति के पास पहुंचा और अगर वो सील नहीं टूटी है तो मतलब सामान एकदम बढ़िया है, लेकिन अगर सील टूटी हुई है तो पक्का किसी ने सामान वहां से निकाल दिया है। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि इन सील के अंदर बेसिकली जानवर का चित्र होता था और ऊपर कुछ राइटिंग होती थी जो मे बी भेजने वाले का नाम और उसकी इमेज को कन्वे करता था। अब ये जो स्क्रिप्ट है, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर दिए थे। अब ये जो स्क्रिप्ट वो लिख रहे हैं उसके बारे में हम आज तक जान नहीं पाए। एनिग्मेटिक का मतलब होता है रहस्यमय, स्ट्रेंज, अनोखी, और हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। इट्स नॉट येट डिसाइफर्ड। माना जाता है कि ओवरऑल हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर लोग 375 से 400 अक्षरों का इस्तेमाल करते थे। जैसे हमारे आज 26 अल्फाबेट्स हैं, उस टाइम पे वो लगभग 400 सिंबल्स का यूज करते थे। लेकिन उनकी जो स्क्रिप्ट थी इट वाज पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। दैट मींस उनके एक सिंबल का मतलब एक वर्ड होता था कि सपोज मुझे एप्पल लिखना है तो वो एप्पल लिखने की जगह एक एप्पल का चित्र बना दे। दिस इज नोन एज पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। सबसे लंबी इंस्क्रिप्शन जो हमें मिली है जिसमें एक साथ टोटल 26 साइन मिले हैं। बाकी जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं वो छोटी छोटी होती थी, 4 या 5 साइन ही यूज किए गए हैं। इस स्टाइल को बोला जाता है बोस्ट्रोफेडॉन स्टाइल, ये जो हड़प्पन स्टाइल ऑफ राइटिंग थी, और इसको जनरली राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। ये कई सारी आर्टिफैक्ट्स के ऊपर लिखी हुई मिली हैं, जैसे सील, कॉपर के टूल्स, रिम ऑफ जार, बोन रॉड्स, ज्वेलरी, टैबलेट, और हमें एक साइन बोर्ड भी मिला है, कहां से? धुलाविरा, गुजरात से। राइट। तो इनको लिखना वगैरह तो बहुत अच्छे से आता था और बड़े स्तर पे ये राइटिंग का यूज भी करते थे, बट हमें अभी तक नहीं पता है कि सर ये लोग क्या लिखते थे, क्योंकि इनके स्क्रिप्ट को हम पढ़ नहीं पाए हैं। उसी के साथ साथ बात की जाए वेट्स के बारे में, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग प्रॉपर वेट्स एंड मेजर्स का सिस्टम भी डेवलप कर चुके थे। हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से कई सारे वेट्स यानी भार मिले हैं जो चर्ट नाम के पत्थर के बने हुए होते थे और ये क्यूबिकल शेप के होते थे। इनमें किसी भी प्रकार की कोई राइटिंग नहीं होती थी। जो छोटे वेट होते थे वो तो बाइनरी होते थे, माने इंटू 2, 2, 4, 8, 16, 32, और जो बड़े वेट्स होते थे वो डेसिमल होते थे, यानी जिनके एंड में 0 लगा हुआ है। उसी के साथ साथ हमें मेटल के तराजू भी मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से, जो लोथल और मोहनजोदाड़ो से देखने को मिलते हैं। राइट सर। और स्केल भी मिली है नापने वाली। अब बात ये करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में आखिर कौन रूल करता था, उनकी रूलिंग अथॉरिटी कैसी थी, क्या वहां पर एक राजा थे या मल्टीपल राजा थे। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन को अगर हम देखें तो वहां पर डेफिनेटली इतनी सारी चीजों को इस तरीके से प्लान किया गया है जिसे देखकर ये लगता है कि पक्का वहां पर कोई एक ही व्यक्ति होगा जो डिसीजन ले रहा है। क्योंकि आप मटकों का स्ट्रक्चर देख लीजिए, या ईंटों का साइज देख लीजिए, या टाउन सेटलमेंट देख लीजिए, या फिर आप ब्रिक्स का साइज देख लीजिए, सेटलमेंट्स को ऐसी जगहों पे बसाना जहां से रॉ मटेरियल मिल पाए, ये सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं जो पक्का किसी एक ही व्यक्ति ने लिए होंगे। लेकिन हमें फिर भी कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिले जिससे हम ये बोल पाए कि वहां पर एक ही राजा था या मल्टीपल राजा थे। अब इसी कंफ्यूजन के चलते हिस्टोरियंस जो हैं वो 3 अलग अलग व्यूज देते हैं। सबसे पहले वो जो बोलते हैं कि वहां पर एक ही राजा था, और ये सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है। ऐसा इसलिए वो मानते हैं क्योंकि एक लार्ज बिल्डिंग मिली है जिसको पैलेस बोला गया है, एक स्टोन का स्टैचू मिला है जो प्रीस्ट किंग का स्टैचू है, मोहनजोदाड़ो से मिला है। ऑल्दो हमें क्लैरिटी नहीं है कि ये क्या था, क्यों यूज होता था, या ये प्रीस्ट किंग थे या नहीं थे, क्योंकि हमने मेसोपोटामिया के बेसिस पर इनको प्रीस्ट किंग बोला है, बट हमें नहीं पता कि ये सच में पुजारी राजा थे, क्योंकि हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के धर्म के बारे में ज्यादा कुछ पता है नहीं। उसी के साथ साथ ब्रिक्स, पॉटरी, वेट्स, क्राफ्ट प्रोडक्शन, प्लांट सेटलमेंट्स, इनमें काफी यूनिफॉर्मिटी है और माना जाता है कि ये सब एक ही राजा का डिसीजन हो सकता है। और
कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यहां पर किसी प्रकार का डेमोक्रेटिक सिस्टम था कि लोग वोटिंग करके अपने राजा को चुनते थे। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि यहां पर कोई भी राजा नहीं था, सभी लोग बराबर थे, सभी लोग इक्वल थे, क्योंकि हमें कोई भी महल नहीं मिला, कोई भी आर्मी नहीं मिले, बड़े लेवल पर हथियार नहीं मिली, तो इसके चलते वो ऐसा कहते हैं। और तीसरी थ्योरी बोलती है कि यहां पर मल्टीपल राजा थे, हर एक इलाके का एक अपना राजा था और वो सब मिलकर डिसीजन लेते थे। दैट इज देयर वाज सम काइंड ऑफ ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पर मल्टीपल राजा मिलकर रूल करें। राइट सर। अब हम देखते हैं कि 1900 बीसी के बाद से हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो ये शहर हैं, ये धीरे धीरे करके अबेंडन हो गए, या तो इनको छोड़ दिया गया या तो ये नष्ट हो गए, और यहीं से हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड स्टार्ट हो जाता है। इस फेज को लेटर फेज या डेकेडेंट फेज बोला जाता है, और ये 1900 से 1300 बीसी तक कंटिन्यू होता है। 1800 बीसी तक आते आते हमें देखने को मिलता है कि चोलिस्तान के कई सारे इलाकों को छोड़ दिया गया है और लोगों ने वहां पर रहना छोड़ दिया था, और अब लोगों का शिफ्ट होना शुरू हो गया है गुजरात, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के इलाकों में, और दोबारा से एक ग्रामीण परिवेश का राइज हो रहा है। अनप्लान्ड सेटलमेंट, छोटे छोटे घर, काफी मटके जो व्हाट यू कैन से, जिनका शेप बहुत आड़ा टेढ़ा है, खुरदुरे मटके जो बहुत सॉफ्ट नहीं है। उसी के साथ साथ हमें कोई भी अर्बन फीचर अब देखने को नहीं मिलता, जैसे हमें स्क्रिप्ट देखने को नहीं मिलती, ड्रेनेज, टाउन प्लानिंग, मटके, वेट, सील, राइटिंग, ट्रेड, ये सब कुछ खत्म हो चुका है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बन रही है, राइटिंग नहीं हो रही है, एवरीथिंग इज एब्सेंट नाउ। वे सजेस्ट कि हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गया है और लोग फिर से छोटे छोटे सेटलमेंट में रहने लग गए हैं, और उनका मेन ऑक्यूपेशन अब सिर्फ खेती है, वो कोई क्राफ्ट प्रोडक्शन भी नहीं कर रहे हैं। एज यू कैन सी कि अब पॉपुलेशन का शिफ्ट होकर गुजरात, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के इलाकों में होना शुरू हो गया है। अब अलग अलग रीजंस दिए गए हैं डिक्लाइन के, कोई भी एक रीजन नहीं है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं क्लाइमेटिक चेंज, कुछ लोग बोलते हैं रिसोर्सेज ज्यादा यूज कर लिए, कुछ मानते हैं जंगलों को कटना, डिफॉरेस्टेशन, कुछ लोग मानते हैं एपिडेमिक्स यानी बीमारियां, कुछ लोग मानते हैं नदियों का रास्ता सूख गया या नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, कुछ लोग मानते हैं फॉरेन इन्वेजन की, बाहर से एक आक्रमण हुआ जैसे जॉन मार्शल, और इस बाहरी आक्रमण को नाम दिया आर्यन इन्वेजन, आरईएम व्हीलर ने। वो बोलते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद जो वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ और उसमें ऋग्वेद की रचना हुई, तो ऋग्वेद में एक भगवान का जिक्र किया गया है हु इज इंद्र, और उन इंद्र को बोला गया है पुरंदर यानी किलों को नष्ट करने वाला। तो माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के शहरों में ये जो ऊंची ऊंची दीवारें थी या जो किले थे, इनको नष्ट इन आर्यंस ने ही किया था जो इंद्र को पूजते थे। बट इसका कोई डायरेक्ट प्रमाण हमें नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि जब डीएनए की स्टडी की गई या आर्कियोजेनेटिक्स किया गया, तो क्या पाया गया कि आज भी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के इलाकों में रहने वाले लोग थे, खासकर राखीगढ़ी के इलाकों में, उनका डीएनए आज से 10,000 साल पुराने स्कल के डीएनए से काफी ज्यादा मिलता है। नेवरदीलेस, इस हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज की कहानी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसमें अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग अलग लेवल पर अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। शुरुआत होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसका नाम था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो 1861 में बनाई गई थी। इसको ब्रिटिशर्स ने बनाया था इस पर्पज से कि भारत के अंदर बेसिकली वो अलग अलग इलाकों में खुदाई करेंगे और खुदाई करके भारत के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो सबसे पहले डायरेक्टर जनरल थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, और इन्हें इसीलिए फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर इंडिया के अलग अलग हिस्सों में खुदाई की, डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया, इंस्क्रिप्शंस को इकट्ठा किया, उनको डॉक्यूमेंट किया, इंडिया की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया और रिकॉर्ड किया इंस्क्रिप्शंस को। अब अलेक्जेंडर कनिंघम जी का जो मेजर इंटरेस्ट था वो था 6th सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी सीई के बीच के हिस्ट्री में, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से लगभग 1500 साल बाद स्टार्ट होता है। और उनका जो मेन इंटरेस्ट था वो था चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम के टेक्स्ट में और लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर, जिसमें बेसिकली कहीं पर भी हड़प्पन सिविलाइजेशन का कोई भी जिक्र नहीं देखने को मिलता है। और अलेक्जेंडर कनिंघम को लगता है कि गंगा वैली में ही सबसे पहले यानी जो महाजनपद पीरियड था वहीं से इंडिया की हिस्ट्री शुरुआत हुई और वहीं से सबसे पहले शहर बसने शुरू हुए। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ रिटन रिकॉर्ड्स पर फोकस कर रहे हैं, 6th सेंचुरी बीसी के बाद के रिकॉर्ड्स पर फोकस कर रहे हैं। इसीलिए ऑल्दो 1875 में हड़प्पा की एक सील अलेक्जेंडर कनिंघम के एक ऑफिसर उनके पास लेकर आए, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम उसकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाए। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टर जनरल यानी सेकंड इंपॉर्टेंट डायरेक्टर जनरल हमारे पास आते हैं 1902 में जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के अंडर में इस पूरे इलाके में दोबारा से खुदाई शुरू हुई और 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खुदाई की और 1922 में रखालदास बनर्जी जी ने मोहनजोदाड़ो की। जब इन दोनों की खुदाई की गई तो क्या पाया गया कि यहां से जो मिलने वाली सील्स हैं, मटके हैं, सेटलमेंट्स हैं, सब एक जैसे हैं। और इनकी स्टडी करने के बाद 1924
में जॉन मार्शल ने अनाउंसमेंट कर दी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, कि हमने भारत के अंदर एक सभ्यता की खोज कर ली है जहां पर सबसे पहले शहरों का विकास हुआ था। अब इससे पहले हमें लगता था कि इंडिया में सबसे पहले शहर 600 बीसीई में बनने शुरू हुए थे, बट वहीं पर जॉन मार्शल इंडिया की हिस्ट्री को ऑलमोस्ट 3000 साल और पहले पीछे ले गए। और इसीलिए एस.एन. रॉय जी ने अपनी बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में यह लिखा है कि जॉन मार्शल इंडियन हिस्ट्री को 3000 साल और पीछे खींच कर ले गए। जॉन मार्शल जी पहले प्रोफेशनल थे इंडिया के अंदर, और इन्होंने आर्कियोलॉजी में काफी सारे चेंजेस भी किए, काफी नए बदलाव भी किए। ये ग्रीस और क्रेट में ऑलरेडी काम करके आए थे, बट इनके साथ एक प्रॉब्लम थी। ये जब भी खुदाई करते थे तो ये हॉरिजॉन्टल खुदाई करते थे, कि एक एरिया डिसाइड कर लिया और बस वहां पे खुदाई किए जा रहे हैं। ये स्ट्रेटिग्राफी या लेयर्स के ऊपर फोकस नहीं करते थे, या लेयरिंग के ऊपर फोकस नहीं करते थे, जिससे कि इन्हें क्या लगता था कि एक ही एरिया में मिलने वाला सामान एक ही टाइम पीरियड का है, जबकि एक ही एरिया में मिलने वाला सामान अलग अलग लेयर्स में मिलता है और उनका टाइम पीरियड अलग अलग होता है। अब इस चीज को ठीक किया थर्ड इंपॉर्टेंट डायरेक्टर जनरल, जिनका नाम था R.E.M. व्हीलर या मॉर्टिमर व्हीलर जी। ये एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे और अपने साथ मिलिट्री टेक्निक्स को ये आर्कियोलॉजी के अंदर लेकर आए, और इन्होंने वर्टिकल खुदाई करनी शुरू की। वर्टिकल खुदाई करनी शुरू की हमारे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में। आप देखेंगे तो हमारी सॉइल के अंदर अलग अलग लेयर्स होती हैं, और हर एक लेयर का टाइमिंग अलग होता है, और एक लेयर में मिलने वाला सामान एक ही टाइम पीरियड का होता है। तो ही इज द पर्सन हु स्टार्टेड वर्टिकल एक्सकेवेशन, या इन्होंने स्ट्रेटिग्राफी पर फोकस किया, और इससे बहुत आसान हो गया सामान को एक ग्रुप में रखना, एक टाइम फेज में मेंशन कर पाना। बट पार्टीशन के बाद कई सारी 1947 में पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान दो अलग इलाके बन गए, और जो भी मेजर साइट जिनमें अभी तक खुदाई हुई थी वो सब पाकिस्तान चली गई। जिसके बाद फिर इंडिया के इलाकों में वापस से खोज होनी शुरू हुई, फोकस करना शुरू किया हमने, और यहां पर गुजरात, रण ऑफ कच्छ, राजस्थान, हरियाणा, इन इलाकों पर फोकस करना शुरू किया, पंजाब में। और यहां से हमें कुछ नई नई साइट्स मिली, जैसे कालीबंगन, राखीगढ़ी, लोथल और धोलावीरा, और यहां पर भी काफी डिटेल्ड एक्सकेवेशन किए गए और हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्टडी की गई। इवन 1980 से हमें देखने को मिलता है कि कई सारे फॉरेनर्स इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्टडी में इंटरेस्टेड थे। उन्होंने आकर इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के साथ काम किया, और इनफैक्ट कई सारी नई नई टेक्निक्स भी वो लेकर आए, जैसे सरफेस एक्सप्लोरेशन टेक्निक, यानी आप सरफेस के ऊपर से ही ये पता लगा लेते हैं कि नीचे कोई सामान दबा हुआ है या नहीं दबा हुआ है। नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। अब क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस पर हिस्ट्री लिखना इतना आसान है? नहीं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस पर हिस्ट्री लिखना बहुत कठिन है। आपके पास कोई भी रिटन मटेरियल नहीं है, और सिर्फ सामान के बेसिस पर आप ये पूरी हिस्ट्री लिखे जा रहे हैं। आप समझिए ना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें जो कुछ पता है वो सिर्फ उनके मटीरियल से पता है, क्योंकि उनकी राइटिंग को हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। उनके मटके हो गए, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, स्टोन, मेटल, बर्न्ट क्ले से जो बने हुए थे। और ये भी जरूरी नहीं है कि ये रोजमर्रा वाले थे, ये मे बी ऐसे सामान हो सकते हैं जो लोगों ने फेंक दिए होंगे। उसके साथ साथ जो ऑर्गेनिक या नेचुरल मटेरियल था वो तो नष्ट हो गया, वो तो डीके हो गया, सड़ गया, तो वो तो हमें मिला ही नहीं। मतलब हमारे पास जो सामान है वो काफी लिमिटेड है, और उससे बहुत लिमिटेड हिस्ट्री ही हमें पता चल पाती है। तो आखिर हिस्टोरियंस ने इन मटेरियल्स के बेसिस पर हिस्ट्री लिखी कैसे? बेसिकली 3 फेजेस में उन्होंने इसको डेवलप किया। सबसे पहले वो सामान को ढूंढने के बाद उसे क्लासिफाई करते हैं कि ये किस मटेरियल का बना हुआ है। क्या वो स्टोन का बना है, क्ले का है, मेटल का है, बोन का है, आइवरी यानी हाथी दांत का बना है। दूसरा, उसको क्लासिफाई करते हैं कि उसका काम क्या है, ये किस तरीके से यूज होता है, ये टूल है, वेपन है, ऑर्नामेंट है, या किसी रिचुअल यूज के लिए होता है। ये करने के लिए वो ऐसा करते हैं कि इन मटेरियल्स को प्रेजेंट डे से रिलेट करते हैं, ये समझने के लिए कि उसका क्या यूज होता रहा होगा। या तो फिर वो कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि ये सामान किस जगह से मिला, किचन से मिला, हॉल से मिला, वॉशरूम से मिला, कहां से मिला। अब तीसरा आता है कि कई सारे इनडायरेक्ट एविडेंसेस या इनडायरेक्ट रेफरेंसेस के थ्रू उन्हें हिस्ट्री डेवलप करनी पड़ती है। जैसे हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से कॉटन का प्रमाण मिला, और माना जाता है दुनिया में सबसे पहली बार हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही कॉटन ग्रो किया गया। बट हमें यह नहीं पता कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग कॉटन के कौन से कपड़े पहनते थे। तो उसके लिए हमें उनकी मूर्तियों को देखकर ही पता लगाना पड़ता है कि मे बी वो स्कर्ट पहनते थे, पैंट्स पहनते थे, शर्ट्स पहनते थे, कुर्ता पहनते थे। वो मूर्तियों को देखकर ही पता लगाया गया। दूसरा, प्रीस्ट किंग का स्टैचू, कि हमें नहीं पता कि वो सच में प्रीस्ट किंग था या वो किसका स्टैचू है, बट मेसोपोटामिया के रेफरेंस के बेसिस पर हमने उसको प्रीस्ट किंग का नाम दे दिया है। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस पर हिस्ट्री लिखना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, और खासकर तब जब हम वहां के रिचुअल या रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करें, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन की रिलीजियस प्रैक्टिसेस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ऑल्दो हमें कई सारे मटेरियल उससे रिलेटेड भी मिले हैं, बट हमें नहीं पता कि वो किस प्रकार के रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए यूज होते थे। जैसे हमें एक स्टोन का स्टैचू मिला है, प्रीस्ट किंग जिसको बोला गया है,
हमें कुछ मूर्तियां मिली हैं जहां पर महिलाएं हैं जिन्होंने हैवी हेडड्रेस पहना हुआ है, शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई है, जो टेराकोटा की फिगरेंस हैं। अब हमें नहीं पता कि ये मदर गॉडेस थी या सिर्फ शो पीसेस थी। तो कुछ लोग मानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग फीमेल वर्शिप या मदर गॉडेस की पूजा करते थे। क्यों? बिकॉज मदर, शी इज रिलेटेड टू फर्टिलिटी एंड मदरहुड। फिर हमें ग्रेट बाथ मिला मोहनजोदाड़ो से, जिसका कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव हमें नहीं पता। उसी के साथ साथ हमें हवन कुंड, फायर अल्टार्स मिले हैं कालीबंगन और लोथल से, बट हमें नहीं पता कि वो किस प्रकार के हवन के लिए यूज होते थे। उसी के साथ साथ हड़प्पन सील से भी हमें कुछ जानकारियां मिलती हैं उनके धार्मिक या रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में। जैसे सील्स के अंदर काफी सारे रिचुअल सीन्स बने हुए हैं, उसमें प्लांट और एनिमल के चित्र बने हैं जो दिखाते हैं कि वो लोग नेचर वर्शिप करते रहे होंगे। उसी के साथ साथ मिथिकल फिगर्स जैसे यूनिकॉर्न, जो सच में शायद एग्जिस्ट भी नहीं करते, वो भी बने हुए थे इनके सील्स के अंदर। और हमें कुछ कॉम्पोजिट क्रिएचर्स, यानी आधा इंसान आधा जानवर, या एक जानवर एक इंसान का आधा हिस्सा मिक्स करके बनाए गए हों, ऐसे फिगर्स भी देखने को मिलते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पन सभ्यता के लोग भूत प्रेतों पर भरोसा करते थे और ये उनसे बचने के लिए ताबीज हुआ करते थे। इसी के साथ साथ हमें एक और अनोखी सील मिलती है विच इज पशुपति सील। अब ये पशुपति सील काफी डिबेटेड है। इसमें एक व्यक्ति हैं जो यौगिक पोजीशन में बैठे हुए हैं, बफेलो का उन्होंने हेड ड्रेस पहना हुआ है, एक बफेलो का हेलमेट पहना हुआ है और उनके इर्द गिर्द जानवर हैं। अब इतिहासकार इनको पशुपति या लॉर्ड ऑफ एनिमल बुला रहे हैं और कुछ लोग मानते हैं कि ये शिव जी का पुराना स्वरूप है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद जो वैदिक पीरियड आता है जिसमें ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर रुद्र का जिक्र किया गया है जो माना जाता है कि शिव जी से पहले का स्वरूप है। और फिर आता है पुराणिक कल्चर जिसमें शिव जी का जिक्र किया गया है। अब पुराणों के अंदर मेंशन किए गए शिव जी पशुपति भी हैं और वो योगी भी हैं, सेम हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरह। बट इन दोनों फेजेस के बीच में ये जो ऋग्वेद फेज है, यहाँ पे जो रुद्र हैं वो ना ही पशुपति हैं ना ही योगी हैं। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि शिव जी का ये स्वरूप अगर यहाँ से आया है तो वो पहले ऐसा कैसे हुआ और फिर ऐसा कैसे हुआ? वो यहां पर पशुपति और योगी क्यों नहीं है? अगर वो शिव जी ही हैं तो व्हाई ही इज नॉट रुद्र, मतलब ही इज नॉट पशुपति एंड योगी हियर। तो क्या ये सच में शिव जी का ही स्वरूप है? तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये शमन थे। शमन बेसिकली ऐसे लोग होते हैं, सन्यासी कह लीजिए या तांत्रिक, ये ऐसे लोग होते थे जिनके पास जादुई पावर होती थी, जो देवताओं से बात कर सकते थे, हीलिंग कर सकते थे और प्रेत आत्माओं से भी बातें कर सकते थे। इसी के साथ साथ हमें लिंग और योनि मिली है, मतलब मेल और फीमेल जो प्रोक्रिएटिव एनर्जीज, यानी जो मेल और फीमेल ऑर्गन्स होते हैं वो मिले हैं और इनकी भी वो लोग पूजा करते थे। अब हमें नहीं पता कि ये सच में लिंग थे या किसी प्रकार के चेस के गेम की डाइसेस थी, वी आर नॉट श्योर। तो अभी भी काफी सारी चीजें हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमारे पास क्लियर नहीं है। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको रीड कर लीजिएगा क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर दोस्तों। आई होप ये वन शॉट एक्सप्लेनेशन अपने आप में एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रहा होगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस चैप्टर से जरूरी हो सकते थे मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिए हैं और एक शॉर्ट क्रिस्प तरीके से वन शॉट में आपको ये चैप्टर समझाने की कोशिश कीजिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन, एंड मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एंड प्लीज कंसिस्टेंसी को ब्रेक मत कीजिएगा बिकॉज कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 12th के अंदर। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट video, people. Take care. Bye bye.